हेलो बच्चों, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और ये जो क्लासेस हैं हमारी ये कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, बट अब कंटिन्यू हो जाएंगी, है ना बच्चों। और यहाँ तक जो लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था वो क्वेश्चन डिस्कस हुआ था 538 तक, राइट। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, तो जो क्वेश्चन छूटता है तो हम लोग उसको अपनी क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित, ये क्वेश्चन कल मैं क्लास में पूछूंगा, एकदम हार्ड एंड फास्ट समझा रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से आप तैयार करोगे, एक एक क्वेश्चन तैयार करना है बेटा। हमारा टारगेट है कि अपनी क्लास से इस बार कम से कम 50 रिजल्ट निकालना है इस साल में। वो चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, कोई भी एग्जाम हो, यही क्वेश्चन आते हैं बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं जाता पॉलिटी में। तो अगर ये तैयार है आपको तो आप यकीन मानो कि आपको 80% क्वेश्चन तैयार हैं। तो बेटा जितना करा रहा हूं चुपचाप उतना करते जाओ, ज्यादा नेतागिरी नहीं करनी है। जितना समझा रहा हूं चुपचाप करते जाओ, बस क्वेश्चन देख लो क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आती है। तो बच्चा इसमें कह रहा है कि जनहित याचिका की श्रेणी में आती है, तो एक राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के चुनाव को चुनौती, राजनीतिक हस्तक्षेप के विरुद्ध चुनौती, नीचे के न्यायालय के निर्णय को चुनौती, जनहित याचिका की बात कर रहा है, नीचे के न्यायालय के निर्णय को चुनौती, और प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आती है। जनहित याचिका में तो इसमें आप कर सकते हो राजनीतिक हस्तक्षेप के विरुद्ध कार्रवाई। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम जो पब्लिक वेलफेयर के लिए है और उसमें इलीगल तरीके से अगर कोई पॉलिटिकल इंटरफेयर हो रहा है तो उसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर के उसके खिलाफ आप चुनौती कर सकते हो। उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है? क्वेश्चन कह रहा है कि उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान के अस्तित्व के आने से पहले प्रीवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था। तो प्रीवी काउंसिल के रूप में केंद्रीय सरकार का मंत्री परिषद। आंसर होगा बेटा बी। निर्धारित आयु वाले नागरिकों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरिक को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। तो बच्चों कह रहा है कि निर्धारित आयु वाले नागरिकों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरिक को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? तो दिवालिया व्यक्ति को। दिवालिया कौन है भाई? जो बैंक का पैसा लिया है और जो बैंक करप्ट हो गया है। अच्छा, तो उसमें क्या बोलते हैं? दिवालिया। एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो भारत का राष्ट्रपति प्राधिकृत है। यानी कि एक न्यायालय से, एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, उच्च न्यायालय में अगर हमें किसी का ट्रांसफर करना है तो उसको करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए आता है? किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए आता है। ये पूछ रहा है कि किसी ऐसा कोई कानून जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए आता है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय वह रिट कौन सा देता है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए आता है? तो देखो बेटा, परमादेश तब आता है जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से मना कर दे, तो उसको कर्तव्य को करवाने के लिए हम परमादेश जारी करते हैं। तो ये तो होगा नहीं। उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण का मतलब होता है कि जब कोई उच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालय को किसी मामले को रोकने के लिए आदेश जारी कर दे। तो इसमें आप आंसर बी मारेंगे, दिस इज द करेक्ट आंसर। और अधिकार परीक्षा होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार से बाहर निकल के काम करे तो उसके लिए न्यायालय, माननीय न्यायालय जो रिट जारी करता है उस रिट को हम लोग अधिकार परीक्षा कहते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से अगर नजरबंद कर दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है, तो उसको न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय, क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है?
अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है बच्चों? उच्च न्यायालय। आंसर क्या होगा इसमें आपका? बी फॉर बॉम्बे। निम्नलिखित में से वह न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा विधानसभा के चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका के निर्णय लेने का मूल अधिकारिता प्राप्त है? तो बच्चों इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, इसको अधिकार है। तो आंसर होगा इसके अंदर डी, राइट। अगला क्वेश्चन है निवारक नजरबंदी का अभिप्राय क्या है? तो निवारक नजरबंदी का अभिप्राय क्या है? तो इसमें जो आपका आंसर होगा निवारक नजरबंदी का अभिप्राय क्या है? तो विचारणा के लिए निरोध, दूसरा है विचारणा के बाद निरोध, विचारणा के बिना निरोध और दांडे अपराधों के लिए निरोध। तो विचारणा के लिए निरोध आंसर होगा आपका ए। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है बच्चों। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो केवल भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है, राइट। यहां से आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 549 देखिए। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसे गुम हिरासत में होने की शंका हो, उच्च में से कौन सी रिट मांगी जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट मांगी जाती है कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है वो एक आदेश जारी करता है कि बंदी को मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? सी। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य है बेटा न्याय निर्णय, यानी कि जो कानून देश में बना है वो ठीक से लागू हो रहा है और उसकी जांच करना कि जो देश अंदर कानून है उसके अकॉर्डिंग प्रशासन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका? कानून का निर्णय करना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किससे प्रसारित किए जाते हैं? तो बेटा ये भारत की संचित निधि से प्रसारित किए जाते हैं, भारत की संचित निधि से। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? ये तो भैया हाथ में पसीना हो रहा है तो बाके मारे जो है स्क्रीन फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। मैं भी कुछ छोटा मोटा इंजीनियर थोड़ी हूँ यार। अभी देखो हाथ पोंछ लिया, अभी देखो स्क्रीन को सेट करता हूँ। देखा सेट कर दिया। बेटा क्वेश्चन लगा ले वरना जिंदगी में कुछ लगाने लायक रह नहीं जाएगा। चुपचाप क्वेश्चन लगा ले, जो कह रहा हूँ ध्यान से मेरी बात सुन। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? तो क्वेश्चन चल रहा था उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का क्या अर्थ है? तो स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण करना, देश के न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण करना, कानूनों की संवैधानिकता वैधता का परीक्षण और संविधान का आवधिक पुनरीक्षण। बेटा स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण करना, यानी कि अपने द्वारा दिए गए फैसले की जब पुनः जांच करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरीक्षण बोलते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? कोई ऐसा अधिकारी जो अपने सरकारी कर्तव्य का निर्वहन न कर रहा हो, तो क्वेश्चन 553 हो गया। अब यहां से आगे बढ़िए। उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो भैया ये किस मामले में की थी? केशवानंद भारती केस में की थी बच्चों। आंसर होगा ए। उच्च न्यायालय में अपील किया सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। बेटा कम से कम 2 वर्ष का या उससे अधिक, तो आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो बेटा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के पास ये अधिकार निहित होता है। आप अगर यहां से आगे जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 557 देखिए। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो बच्चों इसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये किसी के निजी स्वतंत्रता का अधिकार है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है बेटा उच्चतम न्यायालय के द्वारा। एक्चुअली उच्च न्यायालय के द्वारा भी होता है, लेकिन इसमें चूंकि ऑप्शन एक ही दिया है उच्च न्यायालय का, तुमने आंसर बी मारा है। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक प्राधिकारी को अपना अनिवार्य कर्तव्य करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट को परमादेश कहते हैं। जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से मना कर दे तो उससे कर्तव्य करवाने के लिए जो रिट जारी की जाती है उसको क्या बोलते हैं? परमादेश बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, तो बेटा मूल अधिकार भी प्राप्त, मतलब मूल उसके पास अधिकार को भी लागू कर सकता है, अपीली न्यायालय भी और परामर्श भी दे सकता है। तीनों तरह की काम ये कर सकता है बेटा। संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है?
तो बेटा ये है उच्चतम न्यायालय। मूल अधिकारों को लागू करने का जो अधिकार होता है वह किसके पास होता है? उच्चतम न्यायालय के पास होता है बेटा। तो इसका आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं 65 वर्ष की आयु तक। जब तक वह 65 साल के नहीं होंगे तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। यहां से आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये बेटा न्यायपालिका। आंसर है डी। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रतिस्थापित किया है? तो किसान भारती केस में किया है। इसका मतलब ये है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन? सिर्फ और सिर्फ बेटा उच्चतम न्यायालय। संविधान की व्याख्या का सबसे अंतिम अधिकारी कौन है? उच्चतम न्यायालय है। किन राज्यों ने साझा उच्च न्यायालय है? तो बेटा महाराष्ट्र और गोवा में है। मतलब ये है किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र और गोवा हो जाएगा आंसर इसका। आप यहां से आगे बढ़ते हो तो अगला क्वेश्चन देखिए। सॉरी, इसमें मैंने ले लिया इरेजर, तो मैं इसको यहाँ से अभी इरेज कर देता हूँ बच्चों। ये मैंने कर दिया इरेज, राइट। ये मैंने कर दिया इरेज। तुम लोग छोटा मोटा इंजीनियर तो नहीं समझते हो। तो बच्चा ये जो है यहाँ से मैंने कर दिया इसको इरेज। अब क्वेश्चन कह रहा है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं? नागरिकों के मौलिक रक्षा हेतु, तो बच्चों यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा, क्योंकि हम किसी को जबरदस्ती कैद नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो बेटा 65 साल तक बने रहते हैं। निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष दोनों के पद पर कार्य किया है? तो के.एस. हेगड़े साहब थे। ये भारत की लोकसभा के 7वें अध्यक्ष थे, जिन्होंने जो बाद में राष्ट्रपति के पद पर कार्य किए। तो आंसर होगा बी इसका। पहले राष्ट्रपति, पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, फिर लोकसभा के स्पीकर बने थे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के, तो ये भी बेटा राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, राष्ट्रपति ही करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अब अगर हम यहां से बढ़े तो निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा की बात होती है इसमें। निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है? अधिकार परीक्षा। इसके माध्यम से पूछा जाता है कि तुमने किस अधिकार से इस कार्य को संपन्न किया है, तो उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। तो इस तरह हम रोकते हैं। अच्छा बच्चों, अगर हम यहां से आगे बढ़े तो जैसे अगर हम क्वेश्चंस को देखते हैं अगर, तो अगला क्वेश्चन यहां से देखिए, मैं अपनी फोटो को इधर ले आता हूं। क्वेश्चन, भाई तू बड़ा हो जा भैया, छोटा मत हो। क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो देखो बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय में जो पहली महिला थी वो एम फातिमा बीबी थी। एम फातिमा बीबी, आंसर सी होगा। किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो बेटा आप देखो यहां पर जो होगा हरियाणा और पंजाब के लिए एक उच्च न्यायालय है, और वो कहां है? चंडीगढ़ में है। भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला, तो उच्च न्यायालय की बात कर रहा है तो लीला सेठ हो जाएंगी, लेकिन अगर बात कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय की तो एम फातिमा बीबी होंगी। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो अधिकार परीक्षा के द्वारा, कि भैया तुम किस अधिकार से इस काम को कर रहे हो, इसका आंसर दो। तो भैया उसके पास आंसर तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो इलीगल है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है तो एम फातिमा बीबी थी जो पहली महिला न्यायाधीश थी। उच्चतम न्यायालय के क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सॉरी मैं फिर से इसमें स्केच मार दिया, मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। मैंने इसको डिलीट कर दिया, लाइन को, लाइन मुझसे गड़बड़ हो गई थी। तो अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं, क्वेश्चन को देखो जरा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का, भाई देखो ये क्वेश्चन कह रहा है किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की 65 वर्ष, मैंने आपको पहले बता दिया है। भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से भारत का उच्चतम न्यायालय कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है? तो अंतरराज्यीय मामलों पर विचार करते समय वो एक संघीय न्यायालय की तरह कार्य करता है। आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से भारत के वो मुख्य न्यायमूर्ति कौन है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ? तो बच्चों इसमें आंसर होगा एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह। आंसर है सी।
580 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति कौन रही हैं? किसी राज्य की, तो बेटा ये रही है लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश राज्य की रही है ये मुख्य न्यायाधीश। यहां से क्वेश्चन आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह रिट कौन सी जिसका शाब्दिक अर्थ आपका क्या अधिकार है? तो इसका आंसर बेटा अधिकार परीक्षा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? 65 वर्ष, पहले बता चुका हूं। उच्चतम न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो बेटा अब हो सकते हैं 33। पहले कितने थे? 31 में, तो 31 में बच्चों हो सकते थे आपके 30 और 1, लेकिन अभी जो है उसको 33 + 1 कर दिया गया है, कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? इसमें आंसर होगा आपका 33। संविधान की व्याख्या कौन करता है? 100 बार समझा चुका हूं कि न्यायपालिका करती है और कोई नहीं कर सकता। जैसे मेरी मां के बराबर कोई नहीं, वैसे संविधान की व्याख्या करने में न्यायपालिका से बढ़ के कोई नहीं। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? तो भैया उसको निर्णय विधि कहते हैं, क्योंकि अपने फैसले के द्वारा उसने कानून बनाया है। और भारत में ये प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी फैसला देंगे उसको संरक्षित सुरक्षित रखा जाएगा। इसीलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एक रिटन कोर्ट कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो बेटा 65 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रिट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? किसी सरकारी, तो भैया परमादेश कि आप इस काम को करिए। क्वेश्चन कह रहा है 589, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है बच्चों। इसमें आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो आज हम लोग जो है लगभग 40-50 क्वेश्चन किए हैं। आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, कल आपसे क्लास में डिस्कशन होगा। अपना ख्याल रखिए। लगभग 600 क्वेश्चन कर दिया हमने, कल 100 क्वेश्चन करूंगा, फिर 100 क्वेश्चन 4 और वीडियोस आएंगी, यानी कि 12 लेक्चर में पॉलिटी के ये लगभग 1100-1200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। यानी कि एक लेक्चर में अप्रॉक्स 70-80 क्वेश्चन, और 11-12 लेक्चर में पूरे के पूरे पॉलिटी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन और भी कराऊंगा जो यूपीएससी के हैं, पीसीएस के हैं, उनको भी मैं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल क्लास में पूछूंगा, सब याद करके आना गाइस, राइट।